Hello, dear student. I am Parmesh Kumar. Subject Social Science, Class 10th, हिंदी मीडियम, जिसका सेकंड पार्ट इकाई 2 समकालीन भारत टू भूगोल, अध्याय फर्स्ट संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसा कि इस चैप्टर से हमने आपको कई टॉपिक का अध्ययन कराया, तो इस टॉपिक का इस पार्ट का आज अंतिम टॉपिक है संसाधन व संसाधन के वर्गीकरण के बारे में हमने आपको बताया है। तो जलोढ़ मिट्टी भी बता चुके हैं। आज हम काली मिट्टी से आगे के सभी पॉइंट्स बताएंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसे समझें और अपनी नोट्स बुक में साफ साफ नोट करें। तो टुडे इस टॉपिक भूमि संसाधन अर्थात मृदा संसाधन का वर्गीकरण व तो इस टॉपिक पे आप लोग आ जाइए। काली मृदा में हमने आपको बताया कि काली मृदा यह मृदा लावा के विस्तार से बनी है। यह मृदा काले रंग की होती है और इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, काठियावाड़ अर्थात गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। काली मृदा बहुत उर्वर होती है। यह मृदा महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसके अतिरिक्त ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अर्थात गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। इसलिए इसकी जुताई मानसून शुरू होने की पहली बौछार से ही प्रारंभ कर दी जाती है। अगला नंबर आता है लाल और पीली मृदा। इस मृदा का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है तथा इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। यह मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में रवेदार अग्निक चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें अंडरलाइन हमने किया है ये मोस्ट है और इसे आप रिपीट करेंगे 2 बार। नेक्स्ट नंबर आता है लैटराइट मृदा। यह लैटराइट मृदा का निर्माण अधिक वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निस्खलन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों को पोषित करने वाले तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेशों, आसाम, मेघालय में पाई जाती है। यह मृदा का संरक्षण उचित तकनीकों को अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की फसलें उगाई जाती हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लैटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती हैं। मरुस्थली, अगला नंबर आता है मरुस्थली मृदा। इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं में रेत के कण अधिक होते हैं, जिस कारण इन्हें रेतीली और लवणीय मृदा भी कहते हैं। इसके कारण मृदा में जल अतिसंवेदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को भली भांति रूप से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि
पश्चिमी राजस्थान में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका वन मृदा। इस प्रकार की मृदाएं प्रायः उन पहाड़ी और पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। ऐसी मृदाएं वनस्पति और जैविक अंशों के एकत्र होने से निर्मित होती हैं। जैसे कह सकते हैं नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषता नदी सोपान एवं जलोढ़ पंखों आदि में मृदाएं उपजाऊ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा की ऊपरी परत के हट जाने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, अर्थात मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को भी मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के निर्माण और अपरदन की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचरण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे तीव्र गति वाली पवनें, हिम नदी और तेज बहने वाले जल मृदा अपरदन कहते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्डक भूमि कहा जाता है। कई बार जल फैलाव क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। और पवन द्वारा पवनों, मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि की त्रुटिपूर्ण तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। त्रुटिपूर्ण ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं जिसके अंदर से बहता पानी सरलता से मृदा का कटाव करता है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में आता है इसका मृदा अपरदन का फिगर और नलिका अपरदन का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए भारत में पर्यावरण की दशा। जैसा कि सुखो माजरी गांव और झबुआ जिले ने यह कर दिखाया कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को परिवर्तित किया जा सकता है। सन 1976 में 13 हेक्टेयर तक, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। दूसरा नंबर पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि और पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आय में बढ़ोतरी होती है और समाज में आर्थिक समृद्धि होती है। इसी परिणाम स्वरूप इनकी आमदनी भी 10,000 से 15 रुपये थी। थर्ड नंबर पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए लोगों द्वारा इसका प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया और वे प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि अर्थात भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे। इस परिणाम स्वरूप ये कह सकते हैं भारत के पर्यावरण की दशा इस प्रकार अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि इस एक समुदाय के आधार पर इस फिगर को देखिए, हे भगवान अभी तक भ्रम है एक समुदाय में, और ठेकेदार नौकरशाह निग भारत सरकार परियोजना। तो इस प्रकार इस पॉइंट को आप सभी लोग समझेंगे और साफ साफ नोट करेंगे।